मस्ट नो जावास्क्रिप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं वैसे कंसेप्ट या टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा या समझाऊंगा जो एक प्रोग्रामर या डेवलपर को जानना होता है जावास्क्रिप्ट के बारे में, अगर वो वेब एप्लीकेशन की ओर काम कर रहे हैं या फिर वेब एप्लीकेशन की ओर जाना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि जावास्क्रिप्ट मल्टी थ्रेडेड है कि सिंगल थ्रेडेड है। दूसरा सवाल है जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनसली बिहेव करता है कि एसिंक्रोनसली बिहेव करता है। तो आइए समझते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली सिंगल थ्रेडेड होता है और ये सिंक्रोनस भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट के पास अपना एक सिंटैक्स पार्सर होता है, अपना एक कॉल स्टैक होता है और अपना एक लेक्सिकल इन्वायरमेंट होता है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला के ये सिंगल थ्रेडेड बिहेव करता है और सिंक्रोनसली ऑपरेशन चलाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 फंक्शन डिक्लेरेशन किए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रोग्राम क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको कॉल स्टैक में डालेगा और इसको एग्जीक्यूशन करने के बाद कॉल स्टैक से बाहर निकाल देगा। फिर उसके बाद कंसोल लॉग करेगा, कॉल स्टैक में डालेगा, फिर इसको कॉल स्टैक से बाहर निकाल देगा। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, कंसोल लॉग करेगा, फिर इसको कॉल स्टैक से बाहर निकाल के सेकेंड कॉल में आएगा, इसको कॉल स्टैक में डालेगा। फिर उसके बाद थर्ड कॉल को कॉल स्टैक में डालेगा। फिर थर्ड कॉल एग्जीक्यूट होने के बाद कॉल स्टैक थर्ड को निकाल देगा, फिर उसके बाद सेकंड को भी निकाल देगा। फिर उसके बाद आखिरी में कॉल स्टैक यहाँ आएगा, इसको कॉल स्टैक के अंदर डालेगा एज ए स्ट्रिंग। फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कॉल स्टैक से निकाल देगा। लास्ट में देख रहे हो कॉल स्टैक एम्प्टी हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक के बाद एक एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। ये होने के बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे सिंक्रोनसली सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब एक ही थ्रेड इसको एग्जीक्यूट कर रहा है जो कि कॉल स्टैक है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली सिंगल थ्रेडेड होता है और सिंक्रोनस इन नेचर होता है। बट सवाल यह है कि जावास्क्रिप्ट को हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन में कैसे यूज कर लेते हैं, और दूसरा सवाल यह है कि ये मल्टीटास्क कैसे कर लेता है जावास्क्रिप्ट। तो समझते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट इंजन के अलावा दूसरे भी होते हैं जो ब्राउजर के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेब एपीआई होते हैं, कॉलबैक क्यू होते हैं और इवेंट लूप होते हैं। यही तीनों मिला के एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन को करवाता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी आप वेब एपीआई कॉल किए वो बेसिकली एसिंक्रोनसली रन करेगा मैसेज क्यू में, जो इवेंट क्यू होता है। और जब कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो इवेंट लूप क्या करता है, मैसेज क्यू से उठा के कॉल स्टैक में डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहले कॉल स्टैक में ये डलाएगा कॉल स्टैक फर्स्ट इंसर्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सेट टाइम आउट हुआ, तो ये बेसिकली वेब एपीआई कॉल हुआ। तो ये क्या करेगा कि मैसेज क्यू में जाके एक स्टोर कर देगा और 5 सेकंड बाद इसको रन करेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड होता है तो ये स्टॉप नहीं होगा, ये कॉल स्टैक में इसको डाल देगा कंसोल लॉग, और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद 5 सेकंड बाद देखेगा कि कॉल स्टैक एम्प्टी है। तो क्या होगा कि कंसोल लॉग इवेंट क्यू पुट टास्क टू स्टैक ये डिस्प्ले हो जाएगा, जिसके कारण आगे फिर कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा यहाँ पे और एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरे फंक्शन के एग्जीक्यूट और उसके रिजल्ट मिलने के बाद ही कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो आज का सवाल है कॉलबैक हेल्प क्या है फिर। तो आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन लिया गया। फिर उस कॉलबैक के अंदर आप देख सकते हो दूसरा कॉलबैक लिया गया। फिर दूसरे वाले कॉलबैक के अंदर आप देख सकते हो तीसरा कॉलबैक लिया गया। इस तरह से नेस्टेड कॉलबैक यहाँ लग रहा है, मतलब हर एक कॉलबैक अपना प्रीवियस रिजल्ट और एग्जीक्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक सिनेरियो बनाता है पिरामिड स्ट्रक्चर, जो आप देख सकते हो यहाँ पे बना। तो इससे क्या होता है कि कोड रीडेबिलिटी दिक्कत करता है और मेंटेनेबिलिटी ऑफ कोड जो होता है वो इशू करता है, ठीक है। कोड को मेंटेन नहीं कर पाते हैं बढ़िया से। तो इसी को कॉलबैक हेल्प बोला जाता है, जो आप ये सिनेरियो क्रिएट किए। तो एग्जांपल साथ समझते हैं। तो यहाँ देख सकते हो एक पुलाव बनाना है हमको, तो एक कॉलबैक फंक्शन लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि एरो फंक्शन का यूज करके इस पर्टिकुलर फंक्शन को पास कर दिए। अब देख सकते हो पहले वेजिटेबल राइस चाहिए, ठीक है। फिर वो वेजिटेबल राइस एग्जीक्यूट हो जाने के बाद एज ए पैरामीटर पास करा दिए हम कॉलबैक फंक्शन में। फिर उसके बाद मिक्स करना है राइस वेजिटेबल, ठीक है। वो मिक्स हो जाने के बाद मिक्स आइटम में स्टोर हो जाएगा एज ए पैरामीटर, ठीक है। फिर उसके बाद मसाला चाहिए, ठीक है। मसाला मिल जाने के बाद कॉलबैक फंक्शन में चला जाएगा। फिर कुकॉल, मतलब जितने भी चीज़ मिल गए हैं रिजल्ट, उसको एक साथ वो फिर डाल देगा और इस फंक्शन को कॉल कर देगा। और लास्ट में आप देख सकते हो रेडी टू सर्व, मतलब पुलाव बन गया। फिर इसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए फिर सर्व पुलाव कर दो और ये फिर सर्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ मल्टीपल ऑपरेशन हो रहे हैं, जो कि हर एक नेक्स्ट कॉल बैक
पुराने वाले कॉलबैक पे डिपेंड है, और यही नेस्टेड कॉलबैक होता है और जो कॉलबैक हेल बनाता है। कॉलबैक हेल के कारण बहुत सारे इशू आने लगते हैं, जैसे कि कोड रीडेबिलिटी कम हो जाता है, प्लस कोड को मेंटेन करना टिपिकल काम हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि उससे बचे कैसे। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको सॉल्यूशन ऑफ कॉलबैक हेल के बारे में। तो यहाँ पहला जो सॉल्यूशन है वो है कि जो हर एक फंक्शन आप नेस्टेड फंक्शन ले रहे हो, उस फंक्शन के लिए कमेंट्स लिखो, ठीक है। प्रॉपर कमेंट्स होना चाहिए। हर एक फंक्शन का मतलब समझना होगा कि हर एक फंक्शन क्या बोलना चाह रहा है, क्या पर्पस है हर एक फंक्शन का। तो यहाँ आप देख सकते हो 5 स्टेप्स लिखे गए हैं, जिसमें कि हर एक फंक्शन का यहाँ पर्पस बताया जा रहा है। उसके बाद ये भी आपको बताना होगा कि जो नेस्टेड कॉलबैक है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि पिछला कॉलबैक एग्जीक्यूशन करने के बाद ही अगला कॉलबैक एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपका हो गया पहला। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, असिंक अवेट लगा दो और एक प्रॉमिस क्रिएट करो, ठीक है। तो असिंक अवेट बोलने का मतलब ये हुआ कि एक असिंक कॉल होगा और उसमें अंदर में बहुत सारे अवेट कॉल होंगे, जो कि हर एक फंक्शन का पर्पस को बताएगा। तीसरा हो गया प्रोमिसेस। तो एक प्रॉमिस चेनिंग क्रिएट करो जिसमें मल्टीपल देन लगाओ, एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेस्टेड कॉलबैक फंक्शन। तो ये क्या करो कि इसको आप स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड कर दो, ठीक है। और हर एक फंक्शन जो है जो नेस्टेड कॉलबैक के अंदर है उसका अलग पर्पस बताओ, ठीक है। और लास्ट में सभी को कंबाइन कर दो और रिजल्ट पास कर दो। तो ये आप 4 तरीके देख सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे यूजफुल आपको होगा कि आप असिंक अवेट लगाओ विद प्रोमिसेस। ये आपको कोड रीडेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छा करेगा और कोड को मेंटेन करना भी इजी हो जाएगा। बाकी सेकंड ऑप्शन है यूज प्रोमिसेस विद प्रॉमिस चेनिंग के थ्रू भी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट तो आपको पता होगा कि सिंगल थ्रेडेड होता है, बट जावास्क्रिप्ट को हम मल्टी थ्रेडेड बिहेवियर लगा सकते हैं। कैसे? तो जावास्क्रिप्ट तो मेन थ्रेड हो गया, बट जावास्क्रिप्ट को हेल्प भी किया जाता है। वो हेल्प करने वाला वेब वर्कर होता है जो कि हमेशा बैकग्राउंड में रन होता है। वेब वर्कर बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो विंडो ऑब्जेक्ट होता है उस पे वो बिलोंग नहीं करता है, इसका अपना एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, जितने भी एक्सपेंसिव टास्क होते हैं जावास्क्रिप्ट के, वो उसको ले लेता है और उस पे अपना ऑपरेशन चला के जो रिजल्ट होता है वो है सो मेन थ्रेड को दे देता है। तो कैसे करता है आइए देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो मेन थ्रेड हो गया, मेन थ्रेड में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ब्राउजर सपोर्ट करता है कि नहीं। तो वर्कर थ्रेड अगर करता है तो यहाँ लिख देंगे कि ब्राउजर वेब वर्कर सपोर्ट। अगर नहीं करता है तो फिर बैकग्राउंड में कोई वेब वर्कर थ्रेड नहीं चलेगा। सेकेंड केस होता है कि कैसे हम वर्कर थ्रेड बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे पहले डिक्लेरेशन किए, फिर हम चेक किए कि वो वर्कर थ्रेड किसी और के लिए बैकग्राउंड में काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो फिर अनडिफाइन कर देंगे और यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे वर्कर को, और वो पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट फाइल दे देंगे जिस पे इसको काम करना है वर्कर थ्रेड को। तो ये हो गया। फिर आगे हम स्टॉप वर्कर, मतलब वर्कर थ्रेड को स्टॉप कैसे करें, तो उसके लिए वर्कर डॉट टर्मिनेट लगाते हैं जिससे कि वर्कर थ्रेड स्टॉप हो जाएगा और वर्कर को अनडिफाइन कर देंगे ताकि ये यूज हो किसी दूसरे ऑपरेशन के लिए, किसी दूसरे मेन थ्रेड को अगर इसका चाहिए तो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो वर्कर थ्रेड होता है वो मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट लाता है जावास्क्रिप्ट के साथ, लेकिन जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है। जावास्क्रिप्ट को हम मल्टी थ्रेडिंग बिहेवियर कैसे बनाते हैं, वेब वर्कर के थ्रू। तो वेब वर्कर भले ही बैकग्राउंड में रन होता है, तो जो मेन स्क्रिप्ट होता है, जो मेन थ्रेड होता है, वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट होता है। और वो क्या करता है कि एक लिस्ट ऑफ ऑपरेशन रहते हैं उसके, ठीक है। तो उसके पास उतना समय नहीं होता है कि हर एक लिस्ट ऑफ ऑपरेशन को वो बारीकी से जाए और उसको एग्जीक्यूट करे। तो जितने भी एक्सपेंसिव वर्क होते हैं वो दे देता है पर्टिकुलर वर्कर को। अब वर्कर बैकग्राउंड में उसको कंप्यूटेशन करेगा, सारा कुछ करेगा और अपना इधर मेन थ्रेड लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन करते रहेगा बिना पेज का परफॉर्मेंस खराब किए हुए। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वर्कर अपना कंप्यूटेशन रिजल्ट बना लेता है वो फिर बाद में कॉल स्टैक में दे देगा, मेन थ्रेड को दे देगा, ठीक है। अब बाद में उसको फिर मेन थ्रेड एग्जीक्यूट कर देगा कॉल स्टैक के थ्रू। तो इस तरह से होता है। अब आगे समझते हैं कि फंक्शन स्टॉप वर्कर, मतलब जब काम हो जाता है तब फिर वर्कर क्या करता है।
तो वर्कर टर्मिनेट हो जाएगा डॉट टर्मिनेट लगा के। अब बाद में उसको अनडिफाइंड डिक्लेयर कर देंगे ताकि जब दूसरा मेन थ्रेड को आए, दूसरा जब मेन जावास्क्रिप्ट आए, वो इसको ले ले वर्कर को आगे का काम करने के लिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करते समय जो मेन थ्रेड होता है, मेन जावास्क्रिप्ट, वो किस तरह से वेब वर्कर के साथ इंटरेक्शन करता है। तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है पोस्ट मैसेज, जो कि बेसिकली पार्टिकुलर मैसेज भेजा जाता है मेन थ्रेड टू वर्कर या फिर वर्कर टू मेन थ्रेड। और दूसरा होता है ऑन मैसेज। ऑन मैसेज क्या होता है कि जब हम मेन थ्रेड से वेब वर्कर से रिस्पॉन्स ले रहे हैं तो उसका रिएक्शन के लिए ऑन मैसेज लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आप जान लें कि जो वेब वर्कर होता है वो 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है डेडिकेटेड वर्कर, जो सिर्फ एक मेन थ्रेड को देखेगा। दूसरा होता है शेयर्ड वर्कर, जो मल्टीपल मेन थ्रेड को देखेंगे। और तीसरा होता है सर्विस वर्कर, जो एज ए प्रॉक्सी सर्वर यूज करता है। यहाँ देख सकते हो, जब इनपुट आप ऑन चेंज करोगे तो वर्कर को हम पोस्ट मैसेज भेजते हैं। तो पोस्ट मैसेज के थ्रू इंटरेक्शन हो रहा है। बेसिकली पोस्ट मैसेज के थ्रू आप डाटा भेज रहे हो पार्टिकुलर वर्कर को। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कंसोल लॉग में लिख दिया है मैसेज पोस्टेड टू वर्कर। अब वर्कर थ्रेड में क्या होता है कि उसको वो रिसीव करेगा ऑन मैसेज मेथड से। ठीक है, तो ऑन मैसेज बेसिकली इवेंट हैंडलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेप्ट करके उस पर वो अपना कंप्यूटेशन लगा रहा है। ठीक है, अब बाद में उस कंप्यूटेड रिजल्ट को ये देखो पोस्ट मैसेज कर दे रहा है मेन थ्रेड को। ठीक है, अब मेन थ्रेड क्या करेगा, मेन थ्रेड इसको एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हो एक्सेप्ट कर लिया, और ऑन मैसेज लगा के उसको वो रिजल्ट को टेस्ट कंटेंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो मैसेज रिसीव फ्रॉम वर्कर। इस तरह से आप देख सकते हो पूरा ऑपरेशन चलता है। उसकी प्रोग्रामिंग करते समय अगर आप सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारे फंक्शंस को या फिर सारे वेरिएबल्स को एक ही फाइल में रख दोगे तो उससे क्या दिक्कत आएगा। उससे दिक्कत आने वाला है कि कोड रीडेबिलिटी घट जाएगा। दूसरा दिक्कत आएगा कोड को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तीसरा दिक्कत हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन क्या बिहेवियर दे रहा है वो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो बेस्ट क्या होता है कि जितने भी कम्प्लेक्स प्रोग्राम है उसको सेपरेट फाइल में रख दिया जाए। और सेपरेट फाइल में क्या रहना चाहिए कि ग्रुप ऑफ सिमिलर फंक्शन रहना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन रहना चाहिए जो कि अपना एक पर्टिकुलर टास्क करेगा। तो वो कैसे अचीव होता है, तो वो मॉड्यूल के थ्रू अचीव होता है। तो मॉड्यूल बेसिकली एक फाइल ही होता है जिसके अंदर फंक्शन लिखे रहते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर फंक्शन लिखे रहते हैं, और फिर उसको हम किसी जो रूट जो बेसिकली फाइल है उसमें उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म आता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट का काम होता है कि जितने भी फाइल्स हैं जो दूसरे फाइल्स में है उसको इंपोर्ट कर दिया रूट फाइल में। और एक्सपोर्ट का काम क्या रहता है कि जितने भी सेपरेटेड फाइल्स हैं उसको हम एक्सपोर्ट कर दिए ताकि उसको बाद में हम रूट फाइल में इंपोर्ट कर सके। तो दो तरह के एक्सपोर्ट फाइल होते हैं। तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट फाइल होता है और एक नेम्ड एक्सपोर्ट फाइल होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेसिकली नेम्ड एक्सपोर्ट फाइल है और ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट फाइल है। ठीक है, मॉड्यूल बेसिकली फाइल ही होता है जो कि ग्रुप ऑफ फंक्शन या फिर पर्टिकुलर फंक्शन या फिर कोई भी वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर दे। ठीक है, या फिर इंपोर्ट कर दे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो तरीका से इंपोर्ट होता है फाइल को। तो पहला तरीका होता है, देख सकते हो कर्ली ब्रेसेस के थ्रू हुआ, और दूसरा तरीका होता है बिना कर्ली ब्रेसेस। तो बिना कर्ली ब्रेसेस वाले को डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट बोलते हैं और कर्ली ब्रेसेस वाले को नेम्ड इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देख सकते हो एक रूट मॉड्यूल बनाया गया जो कि बेसिकली एक फाइल है main.js। अब यहाँ पे 3 इंपोर्ट लिया गया है। तो ये 3 इंपोर्ट कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली 3 डिफरेंट फाइल से आ रहा है जो कि 3 डिफरेंट मॉड्यूल है। तो पहला जो फाइल है इंटरपिन, दूसरा फाइल का नाम है इंटरमनी और तीसरा फाइल का नाम है शो ट्रांजेक्शन डिटेल्स। ये तीनों अपना अपना ऑपरेशन करेंगे, अपना अपना वर्क करेंगे और लास्ट में एक्सपोर्ट कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, उस रिजल्ट को इंपोर्ट करके हम यहाँ फेच करेंगे। ठीक है, बाद में अपना ये रूट मॉड्यूल फंक्शन चलाएगा और वो तीनों को फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जितने भी बाहर के फाइल है उसको हम एक रूट मॉड्यूल में इस तरह से इंपोर्ट कर दिए। ठीक है, तो इससे एडवांटेज मिलता है कि रिएक्ट जेएस और एंगुलर इसको बहुत यूज करता है और इससे कोड रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, प्लस मेंटेन कोड करने का इजी हो जाता है क्योंकि हर एक का अपना अपना टास्क है। यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और आप देख लो कि जो एक्सपोर्ट के केस में हम वेरिएबल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं फंक्शन के अलावा। यहाँ पे फंक्शन एक्सपोर्ट हुआ है जो कि देख सकते हो।
यहाँ पे वेरिएबल एक्सपोर्ट हुआ है। तो इस तरह से मॉड्यूल कुछ भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। जब आप जावास्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशन बना लेते हो तो मल्टीपल वेब पेजेस बनते हैं। तो आज का सवाल यह है कि हमको ओरिजिनल वेब पेज से दूसरे वेब पेज में कैसे जाना होता है। तो आइए समझते हैं रिडायरेक्ट टू अनदर पेज थ्रू जावास्क्रिप्ट कैसे होता है। तो हम दो मेथड के बारे में जानेंगे यहाँ। पहला मेथड का नाम है रेप, ठीक है, जो कि विंडो लोकेशन रेप के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो कोई भी आप इवेंट कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल माउस क्लिक इवेंट किया, तो क्या होगा कि ये पर्टिकुलर यूआरएल जो न्यू यूआरएल है वो स्टोर कर देगा रेप में। और इससे क्या होगा कि जो ब्राउज़र का स्टैक हिस्ट्री है उसमें वो नया एंट्री क्रिएट कर देगा। अब पुराने वाले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यूआरएल है उसको भी वो डिलीट नहीं करेगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हो कि बैक बटन के थ्रू आप ओरिजिनल वेब पेज में जा सकते हो, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं HTTP रीडायरेक्ट के थ्रू कैसे होता है। तो उसके थ्रू क्या होता है कि रिप्लेस मेथड यूज होता है, विंडो लोकेशन रिप्लेस। इस केस में नया यूआरएल डालें, बट रिप्लेस के केस में क्या होता है कि जो पुराना जो डॉक्यूमेंट यूआरएल है उसको रिप्लेस डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण आप बैक बटन दबाने के बाद ओरिजिनल यूआरएल में नहीं जा पाओगे और लेटेस्ट यूआरएल में ही रहोगे जो आप HTTP रीडायरेक्ट के थ्रू किए।